बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदासो। आज मैं खुश इसलिए इतना नज़र आ रही हूँ क्योंकि बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान को फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकालने पर आमदा जो है कर लिया है। बाकी जो फ़ैसला है इसका जो है एतराफ़ उन्होंने किया है और हतमी फ़ैसला जो है अक्टूबर में किया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊँ कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो उन्होंने कल जो है 9 बजे तमाम जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है उनको मुल्क घेराव एहतजाज की कॉल दी है क्योंकि महंगाई को के बायस जो है उन्होंने जो सिचुएशन अभी देखी वो कहते हैं कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत जो है हमें नामंजूर है। और इसी तरह से आवाम का भी यही कहना है। स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से डिप्टी सेक्रेटरी कराची डिवीज़न के गौहर खटक साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। खैरियत से हम सर ये जो पहले तो हम ये खुशखबरी की बात कर लेते, जो बड़ी खुशखबरी आई है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकाल दिया गया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान निकला है, इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है। पिछले 3.5 साल में पीटीआई ने इस पर बहुत काम किया। खान साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने बड़ा काम किया और उसका फल आज पाकिस्तान को मिला है 3.5 साल के बाद। क्योंकि जब हमें हुकूमत मिली 2018 में तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में एंट्री कर गया था और अब जो उसके सम्राट आना शुरू हो गए तो ये हमारी हुकूमत की माशाल्लाह अच्छी खारजा पॉलिसी थी और उस पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान आउट हो गया है। लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूँ, जिनकी वजह से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया था वो सारे इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग करते अपना ये तो नई हुकूमत जो है वो इस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि हमारे आने के बाद ज़ाहिर इन्होंने तो ग्रे लिस्ट का जो पहला इजलास हुआ उसमें शिरकत की, एक पहला इजलास था जिसमें शिरकत की इन्होंने, तो ये किस चीज़ का क्रेडिट लेते? इनको अगर क्रेडिट मिलना चाहिए तो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए महंगाई का, इनको इम्पोर्टेड हुकूमत का क्रेडिट मिलना चाहिए। जो पाकिस्तानी अवाम पे इन्होंने जुल्म किया है वो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। पिछले 2 महीने में जितनी महंगाई इन्होंने की है 70 साल की पाकिस्तानी तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। और ये क्रेडिट अगर लेना चाहते तो हम इनको वो क्रेडिट देते थे जिसके लिए लोग आए, जिसके लिए इन्होंने नेब को ख़त्म करने की कोशिश की, ECL से अपने नाम निकालने की कोशिश की और अपने आप को सेव करें। इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से कोई मतलब नहीं है, ये इस चीज़ का क्रेडिट लेंगे और ये पर भाग जाएंगे। और ये जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया था इन्हीं की वजह से तो गया था। ये जो टोला बैठा हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत का, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मंजूर पापड़ वाला, चपड़ासी, ये कौन लोग? यही तो मनी लॉन्ड्रिंग करते। पाकिस्तान का सारा पैसा इन्हीं 2-3 खानदानों ने तो बाहर निकाला है, इनके अलावा किसी और का तो नाम नहीं आया है। तो ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान गया इन्हीं की वजह से। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि खुदारा दोबारा ऐसी हरकत ना करे कि फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चले जाए, क्योंकि सारे वही लोग बैठे हुए चोर लुटेरे और 2 नंबर लोग जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, जिनकी जायदादें दुबई, इंग्लैंड, कतर में मौजूद है। तो आपकी तवज्जो से गुजारिश है कि दोबारा हमें ग्रे लिस्ट में ना भेज दीजिएगा। मतलब आपके कहने का ये है कि जो पिछले हुकूमत थी, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे उनकी हुकूमत में ये जितनी भी वर्किंग हुई थी और ये फैटफ की और ये जो उन्होंने इजलास बुलवाया तो ये उनकी काविशें है, ये अभी नई हुकूमत की कोई इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। नई हुकूमत ने तो पहला इजलास अटेंड किया है। इससे पहले हमें हो गया था, हमने कोई 30 में से 28 नकात पे अमल दरामद कर लिया था, एक नकात रह गया था। पिछले जो इजलास होना था उसमें आउट होना था, पाकिस्तान को बाहर करना था जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगले इजलास पे इस पर बात करेंगे। तो उसका क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है किसको मिलना चाहिए, किसने ये काम किया है। इनसे तवक्को आप कर सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम किया है पाकिस्तान के लिए? हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा काम कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। 11 पार्टियों का मिक्स अचार हुकूमत चला रहे हैं, इनको पता नहीं हुकूमत कैसे चलानी है। आप लोगों के साथ भी तो प्लेजेंट पार्टनर्स थे ना आपके? हमारे साथ 3-4 पार्टनर थे, वो 3-4 में से 2 इनके पास चले गए और इनको मुबारक हो, उन्हीं की वजह से इनकी हुकूमत चल रही है। हमारे पास MQM थी। MQM हमेशा जब हम पेट्रोल 2 रुपये महंगा करते थे तो आके राब्ता कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, बहुत ज़्यादती हो रही है और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया। राब्ता कमेटी MQM कहाँ गई अब? जब पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो गया, डीजल 70-80 रुपये महंगा हो गया, कहाँ है राब्ता कमेटी? कहाँ है MQM वाले? कहाँ है वो बाप पार्टी वाले? और कहाँ है जरदारी जो लॉन्ग मार्च कर रहा था महंगाई के खिलाफ, इस्लामाबाद गया था? कहाँ है वो लोग? हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ है मौलाना डीजल जो कहता था महंगाई हो गई है?
ये सब मिले हुए हैं। इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तानी आवाम से नहीं, इनके अपने मुफादात है। MQM को यहाँ गवर्नरशिप चाहिए, उनको मेयर चाहिए, कराची में उनको मिनिस्ट्रिया चाहिए, शहबाज शरीफ का नाम और नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालना है, और उसके मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहे जरदारी के, इनको ये चीजें खत्म करनी है। ठीक है जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है MQ पाकिस्तान के MP गुलाम जलाली साहब। सर, गौहर खटक साहब PTI के डिप्टी जो सेक्रेटरी है ये कराची डिवीजन के, उनका कहना ये है कि MQM जो पहले हमारी कोलिशन पार्टनर थी, अब वो जो है मिक्स अचार जो भी नई हुकूमत आई है अब ये उनके पार्टनर बन चुके, उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। और जब हम 2 रुपए पेट्रोल के प्राइस बढ़ाते थे तो उसमें MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो आके फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन अब MQM कहाँ है? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, क्या कहेंगे आप? देखें, सारा जो किया धरा है, जितनी ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे इनका नाम नहीं पता, ना ही इनका गौहर डेजिग्नेशन खटक है, पता है। गौहर खटक तहरीक इंसाफ से। गौहर खटक। तो इनको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये जो मामला खराब हुए हैं ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से हुए हैं। ठीक ठीक है। है ना, ये इतना कर्जा लेते इस मुल्क के ऊपर कि पूरे 1947 से लेके और 2018 तक का कर्जा काउंट करें, और उसके बाद जो PTI ने कर्जा लिया, हमसे गलती हुई कि हम इनके लॉलीपॉप में आए, बिल्कुल आए, जो गलती है उसको हम मानेंगे। सही है, ये हमें लारे लप्पे देते रहे, जो ये बातें कर रहे हैं कि MQM ने ये नहीं किया। ये MQM ही है जिसकी वजह से आपने 3.5 साल जो है ना ये बादशाही हुकूमत चला ली। अगर MQM उस वक्त आपकी चीजों को समझ जाती, आपके ऊपर एतबार नहीं करती, हमने समझा था कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब अंदाजा हुआ 3 साल गुजरने के बाद कि ये लोग तो जो है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है ये इनकी हरकतों की वजह से बढ़ रहा है, ना ही ये इतना कर्जा लेते। लेकिन गुलाम जलाली साहब, PTI इस चीज को तस्लीम करती ही नहीं है। इवन अभी मैं ग्रे लिस्ट की बात कर रही थी, अभी आपने अगर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो सुना हो तो उसमें यही बात करी थी कि पाकिस्तान जो है ये खुशी की खबर है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अब जो है बाहर निकल चुका है। तो कहते हैं कि इसमें जो नई हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारी कारकर्दगी थी, हमारी वर्किंग थी, तो उसमें जो पहला इजलास उन्होंने कहा था कि हम बुलाएंगे, पहला इजलास अब आया तो नई हुकूमत के जो लोग हैं उसमें शरीक हुए। कितने दिन हो गए इस बात को? हुकूमत चेंज हुए कितने दिन हो गए? तकरीबन 1.5-2 महीने का अरसा हो चुका है। 2 महीने हो गए ना, तो 2 महीने की एफर्ट से ये सारी चीजें हुई भी हैं। अगर इन्होंने करना होता तो ये पहले से करके जाते सारी चीजें ना। ठीक। तो ये अब इनको नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, इनको नहीं पता कि अंदर गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें चल रही होती है ना, बाहर के मामला अगर गौर भाई देख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए कि इन्होंने शहर कराची को क्या, MQM ने कुछ नहीं किया। मैं इनकी बात मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि MQM ने शहर कराची के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कौन सी यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाई हैं? जरा मुझे एक कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें इस 3.5 साल के अरसे में जो इन्होंने शहर कराची के साथ अच्छे अंदाज में जो है वो उसको यहाँ पे लॉन्च किया हो। वही नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था ट्रांसपोर्ट का, वही इन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया। K4 की वजह से 3.5 साल में कोई काम नहीं हो सका। आज भी पूरा कराची जो है वो पानी के लिए परेशान है। चले कुछ नहीं कर सकते थे, कोटा तो बढ़वा सकते थे। इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट होने के बावजूद ये उसमें जो है 2 MGD का इजाफा नहीं करवा सके ये लोग। सिर्फ इन्होंने जो है कराची के साथ जो है वो सैली में वाला सलूक किया। हमारे MNA को जो है वो 95 और 85 करोड़ रुपए दिए, और इनके जो MNA थे उनसे पूछेंगे उनको फहीम खान को कितना बजट दिया इन्होंने, और उन्होंने वो बजट जो है तमाम गैर उर्दू बोलने वाले इलाकों पे खर्च किया। इनके जो हिस्से में उर्दू बोलने वाले इलाके आते थे, आप मेरे साथ विजिट करें वहाँ का, तो आपको अंदाजा होगा कि 1,75 करोड़ रुपए उस शख्स को यहाँ पे मिले। आप PTI के MNA फहीम खान साहब की बात कर रहे हैं? जी, फहीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो उससे पूछे, उसने सिवाय बिलाल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी और कयूमाबाद के अलावा या मेहरान टाउन में जहाँ इनके लोग थे, जहाँ उर्दू बोलने वाले की तादाद जो है वो 50% से भी कम है, 20% लोग होंगे। टोटल 1,75 करोड़ रुपए इस शख्स ने जो है उन इलाकों में लगाए, और जहां से इसको वोट मिला वहां इसने जो है क्या काम किया। ये मेरे सामने बैठे हुए गौर भाई इस बात की शायद अगर हल्फीन बात करें तो इनको पूछेंगे इनसे इन्होंने क्या है। इन्होंने भी ये डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, UC 36, UC 34, UC 35, UC 31, UC, इन तमाम ये जो UC हैं इसके इलाके में आती थी फहीम के, क्या काम करा इन्होंने यहाँ पे लासानी बुनियाद पे जो है काम करा है, जिसका सारे सिस्टम जो है सो लॉन्च हुआ हुआ है। तो ऐसी बात ना करें।
पेट्रोल पे पैसे, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों की हरकतों की वजह से बढ़ी हैं। आज ठीक अगर है। गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लेकर एफटीएफ से जो है वो इस मुल्क को आजाद कराया है तो ये सहरा इनके सर नहीं जाएगा मेरी बहन। ठीक है। गुलाम जलाई साहब, आप लाइन पे रुकिएगा। आप हंस रहे थे। मैं गौहर इनका साहब बहुत जोर मुझे जोर इनकी से। तकरीर सुनती हुई बड़ी हंसी आई है। पहली बात तो ये है कि इनको ये पता ही नहीं है कि एटीएफ से किसने निकलवाया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे इनकी जान छूटी, हमारी जान इनसे छूटी कि आज हमें कह रहे हैं कि इनकी वजह से सब कुछ नहीं हो सर, रहा है। आपको तो बहुत तो इसका अफसोस था क्रेडिट उनके तो साथ, आपको, PTI को तो इसका बहुत क्रेडिट अफसोस तो था। आपको लेना चाहिए PTI कि आप आपके हमारे ज़माने साथ में तो बहुत 3.5 साल। शुरुआत थी, देखिए बहुत जी, अच्छी मेरे थी। मुझे 1 मिनट देते ना, उनको आपने बड़ी तफसीली थी। मुझे हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जान इनसे छूटी। 3.5 साल तक तो हम बहुत अच्छे काम कर रहे थे। जहां तक इन्होंने कराची की बात की, तो कराची में 35 साल से बनानी ये लोग कर रहे हैं। कराची को हमने क्या दिया मैं बताता हूँ। कराची को बिजली 300-400 मेगावाट पीटीआई एक्स्ट्रा दे रही थी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। केपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। ग्रीन बस लाइन किसने चलाई? कराची को 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट किसने दिया है? ये तो वक्त बताएगा। कल लांडी में एक उर्दू स्पीकिंग एरिया में, प्लीज मुझे बात करने दे, कल ये फहीम खान की जिक्र कर रहे हैं। डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बख्शे, उनको भी 1 अरब रुपए मिले हैं। वो हल्का इनका था। अच्छा, ये गलत बयानी करें, इनको पता नहीं 1 अरब रुपए सबको मिले हैं। और तो इसमें एमक्यूएम के एमएनएस भी थे और पीटीआई के भी थे। हम तासुब नहीं करते, तासुब इनके वो से पता चलता है। डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह थे, वो बड़े अच्छे आदमी थे। उनकी जगह पे कल इलेक्शन हुआ है, 1 अरब रुपए उनको भी मिले थे। कल एमक्यूएम को अपना चेहरा नजर आ गया आईने में। जहां पर 60,000 वोट लिए थे, वहां पर 10,000 वोट जीती हुई सीट टीएलपी से छीन के इनको दी गई है पीपल्स पार्टी और सिंध पुलिस ने। 300 के पोलिंग स्टेशनों पे टीएलपी जीत रही थी। 300 के बाद आखिरी 9 पोलिंग स्टेशन पे एमक्यूएम रात को। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां टर्न आउट 8% रहा। एक पोलिंग स्टेशन में 200 से ज्यादा वोट पड़े ही नहीं। पीटीआई ने मना कर दिया था। पीटीआई एहतजाज पे गई थी कि हम इस प्रोटेस्ट को, इस वोटिंग के अमल को हम मानते नहीं है, इंपोर्टेड हुकूमत को हम मानते नहीं है। तो पीटीआई जब इलेक्शन में नहीं थी, टर्न आउट सिर्फ 8% था। ये जो कराची के दावेदार बनते हैं, इनको 60,000 की जगह 10,000 वोट पड़े उस हल्के में, जिसपे इनमें 1 अरब रुपए लगाए और 10,000 में ये लोग हार गए थे। सीट टीएलपी जीत गई थी। टीएलपी रिकाउंटिंग बजा रही, सिंध हुकूमत कह रही नहीं रिकाउंटिंग नहीं करनी है। अब ये तो इनका हाल है। और ये तो इनको बल्दियात में भी पता चलेगा कि पीटीआई ने क्या किया है। आने वाले आम इंतखाबात में भी पता चलेगा कि पीटीआई ने क्या किया और एमक्यूएम ने क्या किया। इनको चाहिए कि ये वो मछली है जो पानी के बगैर एमक्यूएम रह नहीं सकती है, हुकूमत के बगैर रह नहीं सकती है। इनकी तारीख गवाह, पीपल्स पार्टी ने कितनी मरतबा इनको क्या कुछ नहीं कहा। और ये अभी आप कह रहे हैं कि अच्छा वो हमारी जान छूट गई, अगर आइंदा आपकी हुकूमत आती है तो आप एमक्यूएम को अपने साथ इंशाल्लाह नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, हम इनको नहीं मिलाएंगे। और ये यहां पर कह रहा हूं कि खुद हमारे पास चल के आएंगे। जी हमसे गलती हो गई। आप पिछले साल देखिए पीपल्स पार्टी के साथ क्या करते रहे। ओ जी, पीपल्स पार्टी ने कराची में कत्लेआम कर दिया, एमक्यूएम के एमपीएच को रोडों पे घसीटा, ये उर्दू स्पीकिंग को लोगों के साथ सिंधी ये कर रहे हैं, तासुब किया गया। आज उसी पीपल्स पार्टी की गोद में ये लोग बैठ गए, जिसके पीपल्स पार्टी के खिलाफ 10 साल तक ये लोग बोलते रहे कि इन्होंने सिंध का, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये उस नवाज शरीफ की गोद में बैठ गए जिसको ये कह रहे थे कराची का ऑपरेशन इन्होंने किया है। ये सिर्फ मफाद भरत का टोला है एमक्यूएम का, कुछ लोगों का। और इंशाल्लाह जिस तरह कल लांडी में हुआ है, ये इनके साथ कराची हैदराबाद में होने वाला है। कल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर पीटीआई एहतजाज पे नहीं जाती, बाइकआउट नहीं करती, पीटीआई 30-40 हजार वोट लेके जीतती। और इंशाल्लाह भी 245। सर 34 सालों से मैं देखती हुई आ रही हूँ कि एमक्यूएम की वो सीट है, पक्की सीट है, वहाँ के एमक्यूएम के पक्के वोटर्स हैं। तो आज 60,000 से 10,000 पे आ गए। लेकिन पिछले 2018 मैं बताता हूँ इसका जवाब, मैं देता हूँ इनको 10,000 वोट। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि सीट टीएलपी जीत गई थी। रात की तारीखी में 40,000 के वोट गिनती करने थे, 310 पोलिंग स्टेशन थे, 200 से ज्यादा वोट किसी पोलिंग स्टेशन में पड़े नहीं। तो रात 12 बजे तक क्यों रिजल्ट आ रहा था? तो 1 घंटे में आना चाहिए था। ये रात के अंधेरे में जब रिजल्ट आता है तो उसका यही अमल होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक मशीन पे आप वोटिंग कराए, एमक्यूएम ने भी कहा, इनका मिनिस्टर बैठ के वो कर रहा था, कानून बना रहा था कि जी बहुत अच्छा है, हमने तो इन पर ट्रस्ट किया था। लेकिन ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। और अब कराची के अवाम इनसे वो करेंगे, क्यों इलेक्ट्रिक मशीन पे नहीं गए? कल ये लोग रोना धोना कर रहे, लोगों को मरवा दिया, 2 लोग मर गए, 10 लोग जख्मी हो गए। आ जाए ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, पता चल जाए इनको पीटीआई के साथ कौन है। ठीक है। तो जिलानी साहब गौहर साहब कह रहे हैं ये जो 12 बजे तक जो रिजल्ट अनाउंस किया, तो 1 घंटे में रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ये जो 12 बजे का रात की तारीखियों में जो रिजल्ट आते हैं तो उनमें कोई ना कोई मामला डिस्टर्ब होता है, आप क्या कहेंगे?
आज इनको जो है आईने में अपना चेहरा नजर आ रहा है ये सारी बातें करते हुए। 2018 के इलेक्शन में जो इनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे ना मोहतरमा, वो तमाम जो है दोपहर 12 बजे के बाद जाके अपने अपने घरों पर सो गए थे। सही। और जो रात को आरटीए सिस्टम बैठा था 2018 में, उसके बाद सुबह उनको सोते से उठाया गया कि भाई जाओ जाके आप जो है रोडों पे निकलो, आप लोग जीत चुके हो। तो आज एक सीट के लिए इतनी बातें कर रहे हैं बैठ के, तो इनको आज चेहरा आईने में अपना चेहरा नजर आना चाहिए कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस कराची पे जो कदम किया था, जो यहाँ के लोगों के वोटों को आरटीएस के जरिए और पत्नी किस किस जराये से जो है इन्होंने तब्दील करवा जिलानी कर। साहब, आरटीएस तो परसों भी हैंग हुआ था। नहीं, किसने कहा परसों आरटीएस हैंग हुआ है? मुझे उसकी जवाब दें। मैं जब तक इलेक्शन के वोट वहां पे थे, मैं वहां पे मौजूद था। मेरा ख्याल है कि वहां पे नेट की वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो जरूर हुआ था, लेकिन आरटीएस जो है वो स्टॉप नहीं हुआ था। ठीक है। और दूसरा जो बात कर रहे हैं कि भाई मेरे आपने 3.5 साल जो मजे किए वो एमक्यूएम वजह से किए। आप बोल रहे हैं एमक्यूएम ने छुरा घोपा। एमक्यूएम की इन 7 सीटों की वजह से आप जो है इन 4 पायों पे बैठे रहे। जब एमक्यूएम ने आपको आपका चेहरा दिखाया तो दूसरे दिन आपकी गवर्नमेंट नहीं थी वहां पे। और जो ये और मेरी बात सुन रहे, मेरी बात सुने तो वजह से गौर भाई मेरी बात भाई सुने। जिलानी भाई पेट्रोल डीजल सस्ता कर पहले देना। मेरी बात कंप्लीट होने दें, फिर कीजिएगा। मेरी बात कंप्लीट होने दें। और ये जो कल का इलेक्शन हुआ, इसके लिए एमक्यूएम ने सबसे पहले कहा था कि वर्किंग डे के अंदर बाई इलेक्शन नहीं हो सकता। लांडी, कोरंगी, मलिर, जितने भी मिडिल क्लास के एरियाज हैं, इनमें तमाम लोग जो है प्राइवेट जॉब्स वाले ज्यादा हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर हमारी एप्लीकेशन कबूल नहीं की और उन्होंने जो है वर्किंग डे में ही इलेक्शन कराया। जबकि एमक्यूएम का मुतालबा था संडे को कराया जाए इलेक्शन, संडे को करवाया जाए। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि जब एमक्यूएम खड़ी होती है तो जितने भी लोग हैं वो सब उसके मुखालफत में खड़े होते हैं। पीटीआई ने भी टीएलपी को सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने भी पीटीआई इसको टीएलपी को सपोर्ट किया। इतनी सारी जमातें मिलकर एक सिंध की जमात से या कराची की जमात से जो है लड़ने के लिए ये लोग खड़े हुए। इन्हीं के टीएलपी के ही लोगों ने दहशतगर्दी की और दूसरी जमात के कारकुन को वहां पे शहीद भी किया, सारी चीजें की। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ और इंशाल्लाह इनका चेहरा नजर आएगा। जिस तरीके से क्लाशें लेके पीटीआई के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने टीएलपी के साथ मिलकर वहां पे हंगामा आराई की है, उसकी भी फुटेजेस मौजूद हैं सारी। सर लेकिन सारा इल्जाम जो है वो कहते हैं कि एक जो कराची में राज करने वाली जमात है, मतलब दब्बे अल्फाजों में कल हमारे पास पीटीआई से वो आए थे तो उन्होंने भी कहा, इवन पीएसपी का कल का आप मेरा प्रोग्राम देखिएगा, उसमें भी हमारे पास जो है पीएसपी के कारकुन आए थे और वो मतलब जिम्मेदार हैं अच्छे। तो वो कहते हैं कि जो कराची में कुछ टाइम से एक जमात जो है राज करती है, ये सारा किया धरा उसका। मैं ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लूँगी, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। हमें ब्रेक से पहले जो है मैं सवाल कर रही थी, गुलाम जलानी एमपीए हैं ये एमक्यूएम पाकिस्तान से। सर ब्रेक के बाद मैंने कहा था मैं आपसे इसका जवाब लूँगी, तो क्या कहेंगे आप जो पीएसपी और पीटीआई के लोग जो हैं वो एक ज़ाहिर कराची में कहते हैं कि वो एक होल्ड रखने वाली जमात जो है, वो उनका इशारा किस तरफ है ज़ाहिर आप भी समझ रहे हैं किसका होल्ड रहा है हमेशा से कराची में जो है कौन सी जमात है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो कहते हैं सारे जो तसादुम हुआ था उनकी वजह से हुआ था। देखिए, ये जो तसादुम हुआ ये किस किस के दरमियान हुआ, ये पूरा मीडिया वहाँ मौजूद था। पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान का मीडिया वहाँ मौजूद था कि किस किस जमात के दरमियान ये तसादुम हुआ, किसके लोग वहाँ पे जख्मी हुए, किसके लोगों ने वहाँ पे जो है वो लोगों को जख्मी किया। टीएलपी के दहशतगर्दों ने खुलेआम असले का इस्तेमाल किया। अगर 2 मिनट बाद में आपको वो वीडियो यहाँ पे जो है आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, जिसमें वहाँ का कैंडिडेट और उनके तहरीक का सरबराह साद रिजवी साहब जो हैं, उनकी गाड़ी के साथ जो गनमैन मौजूद थे उन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं वहाँ पे पीएसपी के लोगों के ऊपर, जिनमें उनके वहाँ पे एक कारकुन जो है वो शहीद भी हुआ, 2 लोग उनके जो है वो गन शॉट की वजह से जख्मी भी हैं। ठीक है, तो ये भी इत्तला थी कि जख्मी है। बिल्कुल जी, इफ्तिखार आलम जो उनका जिम्मेदार है पीएसपी का, वो वहाँ पे अभी आईसीयू में है। और जो लोग वहाँ जख्मी हुए, इन लोगों का आपस में क्लैश था। पहले इन लोगों ने मिलकर इस सीट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये हुआ कि जी विन कौन करेगा, टीएलपी करेगी या पीएसपी करेगी, इस पे उनका आपस में जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। तो सुबह से ही जो है ये सूरत हाल वहां पे पैदा हो गई थी। एक दूसरे के कैंपों पर ये लोग हमले कर रहे थे और एक दूसरे के लोगों के कैंप, पोलिंग कैंप जो है वो उठा के फेंक रहे थे। और इसमें
टीएलपी का भरपूर जो है साथ दिया है पीटीआई ने। इन्हीं के वो दहशतगर्द थे जो बिलाल कॉलोनी से और अवामी कॉलोनी से और मेहरान टाउन से जो उन्होंने बुलवाए हुए थे, वहां पे उन्होंने मिलकर टीएलपी के साथ वहां पे ये कार्रवाई की। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी गौर बात खटीक सुनिए। साहब कह रहे हैं कि हम तो एहतजाज की तैयारियों में लगे हुए थे, हमें ये था कि हो सकता है कि हमें आज निकलना पड़ जाए। इनको पता था कि ये जो है इस सीट पर यहाँ पर जो है 200-400 से ज्यादा वोट नहीं ले सकेंगे, इसीलिए इन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। करते पार्टिसिपेट ताकि इनको अपना चेहरा नजर आता कि कराची की आवाम के साथ जो उन्होंने 3.5 साल में सलूक किया है। और एमक्यूएम के मुकाबले में 6 पार्टियों ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम वोटों से हम जीते, लेकिन जीत एमक्यूएम की थी क्योंकि 1987 से ये सीट जो है वो एमक्यूएम के पास थी और इंशाल्लाह आज भी एमक्यूएम के पास ही है। तो ये वो जमातें हैं सारी जो नहीं चाहती कि कराची के लोग कराची में जो है वो काम करें, कराची के लोगों के साथ मिलकर रहें। बाहर से आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसएचओ ये तब्दील नहीं करा सके, कोई कराची के किसी एसएचओ को वहां पोस्टिंग नहीं दिलवा सके। K4 की बात कर रहे हैं, K4 में मुझे बताएं कि 0.100% भी अगर उन्होंने पानी के मामले में कोई हेल्प की हो शहर कराची की, आज भी पूरा कराची जो है वो 3.5 साल का और उससे पहले का जो है किया हुआ जो है वो भुगत रहा है। और कराची की आवाम जो है ड्रमों में पानी लाने के लिए और रातों को बैठ के मोटरों से पानी खींच के भरने के लिए जो है वो मजबूर है। तो मैं कहूंगा कि जितना कर्जा इन्होंने लिया इसमें तो इनको दूध और शहद की नहरें बहानी चाहिए थी, लेकिन वजह यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर खुद जो है 5 किलोमीटर का सफर भी हेलीकॉप्टर में तय करे और उनके वुज़रा जो है अपने साथ 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके चलें, तो फिर वो क्या डिलीवर करेंगे आवाम को। आए हमारे लीडर की तरह एक गाड़ी के अंदर बैठ के अकेला घूम रहा था पूरे इलेक्शन में और बाकी जो लोग थे वो किस तरीके से उनके पास प्रोटोकॉल था। तो हमें प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, यह शहर हमारा है, यहाँ के वोटर जो है वो समझते हैं एमक्यूएम को। और जब से एमक्यूएम बनी है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वहां से सिर्फ एमक्यूएम ने ही कामयाबी हासिल की और 6 जमातों ने मिलकर इस दफा भरपूर अंदाज में कोशिश कर ली। इनके यूसी का वाइस चेयरमैन जो है वो टीएलपी के कैंडिडेट के साथ मिलकर बाकायदा वहां पे फायरिंग कर रहा था, उसकी वीडियो है। और कल जब इलेक्शन जिस दिन अनाउंस हो रहे थे उस दिन भी वो उनके साथ वहां पे बैठा रहा। तो ये तो आप NA 240 की बात कर रहे हैं? जी 240 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और अब बोलेंगे मैं भी आपको 10 मिनट में जो है वो उसकी वीडियो भी निकाल के मैं आपको शेयर करता हूं। अच्छा, वो तहरीक-ए-इंसाफ जी, ये तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन मैं स्टूडियो में एक चैलेंज दे रहा हूँ, ये वीडियो भेजे अगर पीटीआई का कोई बंदा है ताकि हम उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। झूठ बोल रही है, अभी ये मोबाइल मेरा खुला हुआ है, आपके पास भी नंबर है, आपके पास भी भेजे वीडियो। झूठ भी आदमी वो बोले जो कम से कम हकीकत से करीब तक तो हो, प्लीज वीडियो भेजे। इसके खिलाफ मैं आपकी कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजूंगा आपको, आप वीडियो भेजे। ये रिकॉर्ड पे बात आ गई है, मैं भेज रहा हूँ आपको, इतना गुस्सा नहीं हो। आप रिकॉर्ड पे आ गई, मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा इस पे। आप रिकॉर्ड पे आपकी वीडियो आ गई, वो कह रहे हैं उनके पास एविडेंस है, भेजे ना, फौरन भेजे ताकि ठीक है जी ये झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई ने किसी बात तो सुनने दे गुलाम जलानी साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए जी। इतना गुस्सा ना हो, मैं आपको भेज रहा हूँ। गलत बयानी नहीं करे ना, झूठ आदमी इतना बोले कि आदमी दूसरा सुन के बर्दाश्त तो करे ना। मैं आप लोगों की तरह हवा में तीन नहीं चला रहा, मैं अथेंटिक बात कर रहा हूँ। सर वीडियो का इंतजार करूंगा मैं, टेलीविजन पे हमारा नंबर चल रहा है, अगर आपके पास वो फुटेज मौजूद है आप अभी इंतजार करूंगा मैं पीटीआई के लोगों का, ताकि वो चीज क्लियर हो जाएगी। मंगवा लिए मीडिया से, मैंने मीडिया सेल से मंगवा लिए, मैं निदा आपको भी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे भी भेज दीजिएगा सर आप प्लीज। ठीक है, आपको भेज दूंगा भाई, आपका नंबर है मेरे पास, आपका नंबर है, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। तो बहरहाल ये है कि इलेक्शन था, इसके अंदर हमें जातियात पे नहीं जाना चाहिए, जो इलेक्शन के हकाइक हैं उसको तस्लीम करना चाहिए। हर हारने वाली पार्टी, हम भी बाई इलेक्शन हारे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी शिकस्त को जो है कबूल किया है जहाँ पे हमारी गलतियां थी। और इन्होंने जितने इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में बाई इलेक्शन किए तमाम में ये लोग हारे हैं। तो जो 2018 का बुखार था वो पूरे पाकिस्तान से उतरा है इनका, सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो एक पीटीआई का बुखार लोगों पे चढ़ा हुआ था वो लोगों की 3 साल में समझ में आया। मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए, पीटीआई ने कहां से कामयाबी हासिल की? हर जगह से ये लोग जो है नाकाम और नामुराद होकर वहां से लौटे हैं। तो ये लोगों के समझ में आ गया कि कौन लोग हैं और किस तरीके से ये लोग जो है पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे 3.5 साल के। 3.5 साल के अरसे में इन्होंने तकरीबन जो है वो इतना कर्जा लिया है कि पूरे 47 जब से पाकिस्तान बना किसी जमात ने नहीं लिया और 10 सालों में किसी ने नहीं लिया। तो इंशाल्लाह आवाम के सामने, और ये जो जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन भी है। एक सवाल का जवाब देते, पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है ये बोल दे कि पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है, नून लीग अच्छी है,
ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। हम हाँ, तो मैं चलो सुनाता हूँ, जैसे भी थे ना, मैं सुनाता हूँ मेरे आप भाई। बोलते एक मत बता के मैं रिकॉर्ड पे ले आऊं कि पीपल्स मैं पार्टी हाँ अच्छी मैं जमात आप थी। रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ देखिए, एमक्यूएम हमेशा जो है इस कराची शहर के, इस पूरे सिंध के जितने शहरी इलाके हैं उनके मफाद के लिए इसी पीपल्स पार्टी से हमने डंडे भी खाए। जी। सही है, इसी नून लीग ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन भी किया, लेकिन तमाम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर जो है बैठ के इनसे शॉर्टी ली, इनसे एमओयू साइन हुआ, सारी चीजें हुई। हमने किसी एक जमात से अभी इस पे इलेक्शंस के ऊपर तमाम चीजों पे जो है वो इलाहा नहीं किया है। हमने पूरी पीडीएम से मिलकर जो है वो इस चीज को जो है वो एग्री किया है, और हमारा जो इलाहाक है, जो सारी चीजें हैं वो वर्किंग रिलेशन है, और वो जब तक हम वो हमारे इस पे कायम रहेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस दिन उन्होंने इस वर्किंग रिलेशन के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की, तो जिस तरह हमने पीटीआई को लात मारी है और उनकी सीटों को उठा के बाहर फेंका, इसी तरीके से हम इनसे भी बाहर हो जाएंगे। हमें सीटों की जरूरत नहीं है। बात ये है कि अगर यहाँ पे अवाम और मुल्क के माशाल्लाह मफादात इन्होंने नहीं बड़ी होंगे लंबी तकरीर की, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दे दूं जी, इनको। जी। पहले तो ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं कि पीटीआई ने किसी की हिमायत नहीं की। अगर पीटीआई NA 240 में किसी की हिमायत करती तो इनको 2/3 अक्सरियत से शिकस्त होती। अच्छा। दूसरी बात इन्होंने ऑन रिकॉर्ड की, मैंने इनसे कहा है आपके तवज्जुह से ये वीडियो भेजेंगे कि पीटीआई के लोगों ने आसला लहराया। पीटीआई वाहिद जुमात पूरे पाकिस्तान में, ये लासानी बुनियादों पे नहीं है, ये उर्दू स्पीकिंग की बुनियाद, पश्तो स्पीकिंग की बुनियाद पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान की मुअज़्ज़ब तरीन जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है। ये दहशत गर्दों की जमात नहीं है, बोरी में बंद करके लाशें डालने वालों की जमात नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये ना आसला लहराती है, ना आसला लहराने वालों को अपने जवान पे रखती है। वो कोई और लोग होते जो आसला लहराते थे और आसला लहराने वालों को अपने जमातों में रखते थे और दहशत गर्दों को। तो सर, अच्छा, आपकी भी जो पिछली हुकूमत है उससे भी एमक्यूएम आपका पार्ट रही है। हमें हमेशा ये सारी बातें आपकी देखिए, याद आती मुझे है? हमेशा ताने मिलते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने कि आपने दहशतगर्दों को नफीस लोग कहा है। मैं आपको हल्फिया कहता हूं, मुझे 100 जगह 100 प्रोग्रामों में पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि दहशतगर्दों को आप नफीस लोग कहते थे, तो हम उनको जो आप प्लीज मुझे बात करने थे, आपने 20 मिनट तकरीर की, मुझे बात कर, तो हम उनसे कहते थे कि जी उनके जो लीडर थे अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने सियासत से वो किनारा कश हो गए, वो लंदन है, ये पाकिस्तानी है। हमें क्या पता था कि इनकी भी वही हालात है जो लांडी में कल 240 में हुआ है। ये एक झलक थी जो इन्होंने दिखाई है, लोगों को लड़ा के और किस तरह इलेक्शन चोरी किया है। हमने बाइकआउट किया है, हम जिस इलेक्शन में आएंगे। इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देखिए मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, ये जवाब दे दीजिएगा। कारकुनान जो है वो असले के मतलब उसमें वहां पे जो है फायरिंग हो रही है और उसमें वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। तहरीक लबैक को मैं डिपेंड नहीं करता हूं, ना मैं पीएसपी को डिपेंड करता हूं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं, मतलब कि मतलब एमक्यूएम के पर हमने तो नहीं देखा, जो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही फुटेजेस सबके सामने, हमने भी कल टेलीविजन स्क्रीन पे चलाई थी, उसमें हमने भी उसमें देखा कि कौन था वहां पे। वो कोई भी था, जिसने किया गलत किया, जिसने करवाया है उसने क्यों कराया है। अब इशू ये है कि दो जमातों को अगर कोई लड़ा रहा है, बीच में एक बंदा फायदा उठा रहा है, फायदा किसको जा रहा है? मोहतरमा का अगर कत्ल हुआ तो फायदा किसको गया? ये बड़ी गहरी बातें होती है, इसमें सोचना पड़ता है और फिर बाद में रिपोर्ट आती है क्यों किसने किया। कल आपने एक वीडियो देखिए कि बैलेट पेपर को उठा के चोरी करके और उसको स्टैंप लगा के डाला जा रहा है, वो वीडियो आपने देखी? वो कैमरे से आई है, वो जो रूम में कैमरा लगा होता, वो वोट किसको पड़े, कौन है वहां, ये कौन करता रहा है? पहले 1-1 लाख टप्पे कौन लगाता रहा है? ये एमक्यूएम की करती रही और एमक्यूएम का तरीकाकार है। दूसरी बात इन्होंने की कि हमने टीएलपी को सपोर्ट किया, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। रिकॉर्ड पे अगर हम हिमायत करते तो खुल के करते, मीडिया पे करते, हमारा कोई नुमाइंदा वहां नहीं किया। अगर हम जाते वोट डालते तो ये 10,000 की जगह 40,000 वोट उनको पड़ते। और इन्होंने जो कहा कि पीटीआई, तो पीटीआई बल्दियात में आप लोग के पास कैंडिडेट नहीं है, एक लोगों के घर पे जा रहे कि खुदा का वास्ता आके फॉर्म भर लो, बल्दियात में इलेक्शन आ रहे, इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इनको ये दावा कर रहे हैं कराची शहर के, मैं आपको यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और इनको एमक्यूएम को, ये जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया 2 महीने में, कोई इनके आगे इलेक्शन लड़ने को इनकी पार्टी की निशान पे तैयार ही नहीं है। और बल्दियात होने तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने जा रही है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। और 245 का इलेक्शन आ रहा है, इनको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। पीटीआई कराची के शहरी किसके साथ है, कराची शहर किसके साथ है। और इन्होंने कहा है कि जी पीटीआई ने क्या दिया है,
तो मेरे भाई पीटीआई ने तो कराची के नाले भी साफ करा दिए, रोड भी बना दिए, पानी भी दिया है, आपके एमएनएस को फंड भी दिया है। पीटीआई क्या करे, पूरे पाकिस्तान को लाके इधर लगा दे। इन्हीं नायल लोगों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बल्कि कराची को कुछ नहीं दिया। आप लोग रोते हो, आपका मेयर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो के गया है, वसीम अख्तर, ओहो मैं तबाह हो गया, पार्टी तबाह हो गया, हमारे साथ ये जुल्म हुआ। आज फिर उनके गोद में बैठ गया। आप ये सवाल जो हमसे कर रहे हो 3.5 साल का, कोई शर्म होती, कोई हया होती है? पीपल्स पार्टी से सवाल करो ना कि आपने 15 साल में क्या दिया है कराची को, हैदराबाद को, शहरी इलाकों को। शर्म नहीं आती है? आपको लॉलीपॉप दे दिया गया है, लॉलीपॉप चॉकलेट दे दिया गया है कि आपको जी गवर्नरशिप देंगे, आपको कराची की मेयरशिप देंगे, आपको पीटीआई की सीटें निकाल के देंगे, जिस तरह कल एक लांडी में सीट निकाल के दी गई है। तो ये तो आपको लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन इंशाल्लाह इसमें सब में आपको नाकामी होगी और कराची शहर आपको रिजेक्ट करने जा रहा है। कल उसका पहला नमूना आ गया है और आइंदा इंतखाबात में आपको पता चल जाएगा, जो 6-7 सीटें आपको मिली थी इंशाल्लाह वो भी नहीं मिलेगी, सबके सब पीटीआई को जाएगी। ठीक है जी, अपने नाज़रीन का मैं एक अहम खबर साझा करूँ। जो पीटीआई के एमएनए आमिर लियाकत हुसैन साहब थे, उनकी जो है कब्र खुशाई, उनके पोस्टमार्टम का जो है अदालत ने हुक्म दे दिया है। कब्र खुशाई के लिए जो है क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए उनके अहलिया, जो एक्स उनकी अहलिया थी साबका, उनकी मिसेस बुशरा, सैयदा बुशरा इकबाल जो थी, उन्होंने और उनके बच्चों ने मना कर दिया था कि जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अंदरूनी और उनके दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उन्होंने सोच के कुछ भी बेहतर बोला होगा कि हम नहीं चाहते और उनकी जो है औलाद नहीं चाहती कि पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन जो है उसके बाद दरख्वास्त दी गई, एक कंप्लेनर थे, उन्होंने कोर्ट में जो है दरख्वास्त जमा कराई कि इसके फौरी तौर पे जो है पोस्टमार्टम कराया जाए आमिर लियाकत जो है पीटीआई के एमएनए। तो आज जो है कोर्ट का बड़ा फैसला आया, उन्होंने इस पर कहा है कि पीटीआई के एमएनए और इस्लामिक स्कॉलर और मतलब उनकी काफ़ी जो है उनकी खूबियाँ हैं, उन्होंने जो है एक बड़ा उनका किरदार रहा है मीडिया इंडस्ट्री में भी, तो उनकी कब्र खुशाई के और जो है उनकी पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। मैं गुलाम जलानी की तरफ जाऊंगी। गुलाम जलानी साहब, जो गौहर साहब, अभी उनकी सारी आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे थे, आप क्या कहेंगे? मेरे भाई देखें, वैसे पठानों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और गौर भाई को तो मैं वैसे भी देखता हूँ इलाके में बहुत गुस्से में ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर को भी हम क्या क्लाशनकोफ के जोर पे हैदराबाद लेकर आए थे, या इनके जो और जितने वुज़रा वहां पर 10 दफा आए, उनको एमक्यूएम ने दहशतगर्दी के जरिए वहां पे बुलवाया था कि आए और आके हमारे पांव पकड़े, या आप इस्लामाबाद में बैठकर हमें ये कहें कि हम नफीस लोग हैं और बाकी हमारे साथ जितने लोग हैं काबीना में पीटीआई की वो सब नाहिल हैं। जो हकीकत है वो इंसान के मुंह से बिल्कुल निकलती है। यही प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, जिसने कहा कि मुझे सिवाय 2 लोगों के बाकी जो नफीस लोग हैं इनके अलावा मुझे सब बेकार नजर आते हैं। यही इमरान खान था जो बहादुराबाद चल कर आया, यही गवर्नर था जो 5 दफा एमक्यूएम के बहादुराबाद खुद चल कर आए। बताएं एमक्यूएम कब जो है वो इनके दरवाजे पे गई कि हमें मिनिस्ट्रियां दे दो या हमें ये कर दो? कब एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे गई? ये एमक्यूएम ही है जिसके पास जब से एमक्यूएम वजूद में आई है लोग खुद चल कर आते हैं और हर चीज की ऑफर करते हैं। अभी भी हमें गवर्नर, लेकिन अभी गौर खटीक साहब कहते हैं कि मार्केट में बिकती है उसी की कीमत लगती है ना, उसी के पास लोग जाते हैं ना। लेकिन गुलाम जलानी साहब, गौर साहब मुझे बात करने दीजिए। अभी गुलाम जलानी साहब, गौर साहब कहते हैं कि वो वक्त जरूर आएगा जब एमक्यूएम माफी मांगकर जो है पीटीआई के पास आएगी। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। निजाम, मैं आपको बिल्कुल दावे से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे बता दें, जब से एमक्यूएम बनी है आज तक एमक्यूएम किस पार्टी के दरवाजे पे गई है कि हमें वजारत दे दें, किस दरवाजे पे गई है कि हमें मिनिस्ट्रियां दे दें, किस दरवाजे पे गई है कि हमें गवर्नरशिप दे दें, हमें वजीर आला दे दें? तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और खास तौर पे जिस 3.5 साल के अरसे में जितनी दफा पीटीआई के लोग हमारे दरवाजे पर आए हैं, हुकूमत से बाहर रही है, ये सवाल है। मेरी बात सुन ले मेरे भाई, सुन ले बात पूछे कि हुकूमत से बाहर कब रही है। ठीक है सर, मुझे आप शॉर्टली आंसर दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। जी अब मेरी बात सुनने देना, सुन तो ले मेरे भाई। जी। तो मुझे 1987 से लेकर आज तक बता दे, और इस 3.5 साल के अरसे में जितनी दफा पीटीआई के लोगों ने आके हमारे दरवाजे पे भीख मांगी है कि यार हमारी कुर्सी के 3 पाए हैं, 4था पाया आप लगा रहने थे ताकि हम अपनी हुकूमत कर सकें और नोट कमा सकें। लेकिन जब इनफ हो गया तो वो पाया हमने निकाला, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सर एमक्यूएम के सहारे पे ये लोग खड़े हुए थे, और जब एमक्यूएम ने साथ छोड़ा है तो आज इनकी वो हालत है कि ये लोग जो है वो दर बदर गलियों में घूम रहे हैं।
तो इनको अंदाजा हो गया एमकेएम की ताकत का, और जब ये ताकत का अंदाजा था तो ये बहादुराबाद आते थे ना। एमकेएम कब गई? आप मुझे बता दें, बनी गाला के दरवाजे पे कभी एमकेएम गई हो? ठीक है, आज ठीक तक है। एमकेएम का कोई जिम्मेदार, हमारे राब्ता कमेटी के, हमारे कन्वीनियर, हमारे डिप्टी कन्वीनियर, कोई एक पिक निकाल दें जो बनी गाला इमरान खान के घर पर गए हों। जो बात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है, उस पर तमाम का हक है, पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो, और वहीं बैठ के हमने बात की है। लेकिन इन लोग, ये लोग जो है, मुझे बता दें जिलानी भाई, अगर आप जवाब दें सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने ब्रेक की तरफ जाना। पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब मांगे, कराची का हमसे 3.5 साल का मांग रहे हैं, और दूसरा हुकूमत से एमकेएम बाहर कब रही है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपका आपने टाइम दिया, और मैं गौहर खट्टक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ।